11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने से पहले जान लेते हैं किस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया जा सकता हो उसे क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो मेजरमेंट किया जा सके किसी क्वांटिटी का, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका एग्जांपल ले लूँ अगर मैं, तो लेंथ को मेजर कर सकता हूँ मैं किसी स्केल से या किसी भी चीज से, टेप से, स्केल से, किसी भी चीज से मेजर कर सकता हूँ। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लेंथ मेजर हो पा रही है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर में मेजर कर सकता हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। एम्पियर मतलब यूनिट ऑफ करंट, इसे मैं मेजर कर सकता हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, यानी एम्पियर मीटर की मदद से या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो ये फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला टाइप फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो बेस क्वांटिटीज होती है जिसे के ऊपर क्या है हमें पता नहीं, मतलब ये कहां से बन के आ रही है हमें नहीं पता, ये बेस है। कुल मिला के यूनिवर्सल ट्रूथ है पहला ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बाद से कहानी चालू होती है। ये वो यूनिट्स क्वांटिटीज है जिसको बेस क्वांटिटी कहते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो जाएगी मेरे पास? लेंथ, मास, ये वो क्वांटिटी है, ये इनका पता नहीं लगा पा रहे हैं हम कि कहां से आएगी। ठीक है, एक बोल दिया भाई कि लेंथ है, तो हाँ लेंथ है, लेंथ पता है हमें क्या होती है। अब लेंथ पता है, मास पता है, जैसे टेम्परेचर, ठीक, ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनके ऊपर क्या है वो नहीं पता, लेकिन इनकी मदद से हम कुछ क्वांटिटीज बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बने। एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी बनी है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम से। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड इसका फार्मूला है जैसे। तो लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में मेजर हो रही है, तो ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से मैंने एक वेलोसिटी बताया कि वेलोसिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से जो क्वांटिटीज बनती है उसे ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब आती है आगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कहानी, जो कि हमें लेकर जाती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसमें दो पॉइंट है मेरे पास, एक प्लेन एंगल और दूसरा पॉइंट है मेरे पास सॉलिड एंगल। क्या है प्लेन एंगल और क्या है सॉलिड एंगल? तो प्लेन एंगल पे पहले आ जाता हूं कि प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल जैसे कि पता चल रहा है, सिंपल प्लेन्स के ऊपर बन रहा है, एंगल्स की बात चल रही है। सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सर्कल जो कि आर रेडियस का है, मैंने उसकी रेडियस आर दे दी। अब कोई थीटा एंगल एक्सटेंड करते हुए मैं अगर इसकी आर ये सेक्टर बनाने की कोशिश करूं, ये थीटा एंगल, ठीक है, ये आर रेडियस, ये आर रेडियस, ठीक है, एक थीटा एंगल बना, जो कि थीटा एंगल से मैंने एक सेक्टर काट लिया इसका, तो इसके सामने वाली जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगी इसकी आर्क। पढ़ा है 10th क्लास में सेक्टर्स में। अब रेडियस है मेरे पास, थीटा एंगल है और आर्क है, तो क्या होता है सॉलिड एंगल? थीटा, थीटा इज इक्वल टू होता है, या सॉलिड एंगल इज इक्वल, सॉरी प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, एक सिंपल प्लेन बनाया मैंने, 2 डायमेंशनल प्लेन है, दिख रहा है, अलग अलग इसमें से सेक्टर निकाल लिया ऐसा करके बाहर, और उसकी जो आर्क की लेंथ है कुछ है, और आर्क इसके रेडियस है, थीटा एंगल बना रहा है, जो कि
तो अब इसका थीटा एंगल की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना हो या प्लेन एंगल की वैल्यू फाइंड करना हो तो थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और ये वैल्यू मुझे मिली यूनिट रेडियन में। ठीक है, यूनिट किसी भी चीज की, किसी भी मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले यूनिट के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि अभी क्लियर है इतनी चीज तो सॉरी प्लेन एंगल के बारे में। अब यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज बनती है दो चीजों से, दो चीजों से मिलकर। तो एक पहली होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट। इनके बिना आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ये शो नहीं कर सकते बिल्कुल परफेक्टली कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक, एग्जांपल लेता हूँ 5 kg, कोई मैंने 5 kg मास का कुछ लेके रखा हुआ। एग्जांपल राइस ले लिया, 5 kg राइस के बारे में बात चल रही है। तो 5 kg राइस मुझे कैसे पता चला कि 5 kg, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 5 बताई, उसके बाद उसकी यूनिट बताई, तब जाके मुझे पता चला बिल्कुल कंप्लीटली कि 5 किलो चावल की बात चल रही है, 5 kg की बात चल रही है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज को शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, यूनिट्स और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सिंपल। तो अभी तक हमने प्लेन एंगल के बारे में सीख लिया था, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। सॉलिड एंगल दूसरा पॉइंट है मेरे पास, इसका यूज है। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का काफी यूज है, समझ में आएगा आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो अब सॉलिड एंगल क्या है, एक स्क्वायर तैयार किया मैंने, ठीक है, आर रेडियस का स्क्वायर। ठीक, अब वो रेडियस से मैंने कुछ एंगल डाल के डी ओमेगा, जिसको मैं बोल दिया डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा एंगल बना के कोई एरिया फॉर्म करा, उसके ऊपर सरफेस एरिया फॉर्म करा, सरफेस एरिया, इसके सरफेस के ऊपर एक एरिया बनाया, जिसको मैंने डी ए मान दिया। ठीक है, तो क्या होता है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो कि इक्वल होता है डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर इसकी रेडियस है स्फीयर की, जिस रेडियस में से ये मैंने कोण निकाला हुआ है। डी ए जो है एरिया है, सरफेस एरिया, जो कि सरफेस पे बना रहा है स्फीयर के किसी एंगल को बनाने के बाद। ठीक है, कितना एंगल के जरिए कितना सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है एंगल और रेडियस के हिसाब से, वही है सॉलिड एंगल, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसको इमेजिन भी अगर आपको करना है तो इसको 3D फिगर में इमेजिन करना पड़ेगा। एग्ज्यूम कर लेता हूँ एक कोण, कोण को अगर आप देखोगे, खाली कोण है, जैसे कोई खाली कोण है, उसको देखोगे तो अंदर से एक ऐसा सर्कल टाइप का दिखाई देगा। यही सर्कल का 3D फॉर्म है, यहाँ पे यही सर्कल है जो कि 3D एंगल बना रहा है डी ओमेगा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होती है इसकी यूनिट। सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब सवाल आता है, कुछ मेरे मन में सवाल आ गया, जो कि पहला सवाल है मेरे पास प्लेन एंगल से रिलेटेड। प्लेन एंगल से मेरे पास सवाल आया कि एक सर्कल में से मैंने जब भाई काट के रखी थी आर्क और रेडियस, इन दोनों का रेशियो मैंने थीटा बताया था, जो कि प्लेन एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब ये आर्क पूरी कंप्लीट सर्कल की पूछे जाए, जब मेरे पास पूरे कंप्लीट सर्कल की एक आर्क है, मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल लेके रखूंगा, तब मेरे पास प्लेन एंगल की वैल्यू या थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इज इक्वल टू पूरे की पूरी लेंथ अगर मुझे मेजर करना है तो इसका सरफेस का मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इसका यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ आ रही है पूरी की पूरी वो निकालना पड़ेगा, जो कि निकलती है 2 पाई आर। और मेरे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड में रेडियस था, तो रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी ये 2 पाई को हम 360 डिग्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर रेडियन की बात चल रही है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात चल रही है इसकी, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रेडियन। कब, जब मैं पूरे सर्कल की बात करूं तब, जब पूरे सर्कल के लिए मुझे प्लेन एंगल या थीटा निकालना होगा तब के लिए। तो क्या निकला मेरे पास 2 पाई रेडियन। अगर मैं हाफ की बात करता तो यहाँ से हाफ हो जाते हैं, 2 कट जाते हैं यहाँ से, तो सिंपल मेरे पास पाई बचता, पाई रेडियन, जब हाफ सर्कल की बात करूंगा तब। ठीक, ये दोनों चीजें क्लियर है। अब सॉलिड एंगल वाली बात भी देख लेते हैं, कुछ सॉलिड एंगल में क्या है। सॉलिड एंगल है मेरे पास जो कि 3D फिगर था, एक कोन था जैसा, एक स्फीयर था पहले तो। ठीक है, एक स्फीयर में से मैंने कोई
एंगल डी ओमेगा बनाते हुए, ऐसा कुछ एंगल बनाते हुए, 3D एंगल बनाते हुए, उसका सरफेस एरिया डी ए मानते हुए रेडियस आर है, कुछ निकाला था, क्योंकि डी ओमेगा सॉलिड एंगल, तो जो क्या था डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस के स्क्वायर के। सरफेस एरिया वो है कि कितना सरफेस का एरिया कवर कर रहा है ये स्क्वायर के। अब सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अब मैं पूछूं वहीं से पुराने क्वेश्चन की तरह है कि पूरे स्क्वायर के लिए मेरे पास डी ओमेगा कितना होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू पूरा स्क्वायर का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब कैंसिल करा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा मेरे पास आ गया 4 पाई। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे, तो ये समझ में आ गया होगा वैसे अभी तक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। आगे पढ़ेंगे हम रिलेटेड इसी से चीजें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में इसका यूज है सॉलिड एंगल का, और पैरेलैक्स मेथड आगे पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेजरमेंट, काफ़ी ज़्यादा लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होती है वो मेथड, तो उसमें यूज़ है प्लेन एंगल का। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप तैयार करें। ठीक, तो वैसे तो सिंपल समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। ठीक, अब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट पे जाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पे जाते हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई मैं मेजर करता हूं कोई वैल्यू सेंटीमीटर, किलोग्राम और टाइम को मिनट में, तो क्या मैं सही हूं, मैंने सेंटीमीटर, किलोग्राम और टाइम को मैंने मेजर कर दिया मिनट में, तो क्या मैं सही हूं, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा ये चीजें करना। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ने बताया है कि कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप साथ में रख के उसकी कंप्लीट यूनिट बना सकते हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम जिसका बताया इसमें पहला, दूसरा बताया मेरे पास एफपीएस सिस्टम, और तीसरा बताया एमकेएस सिस्टम। ठीक, अब ये सीजीएस सिस्टम क्या कहना चाह रहा है वो समझ लेते हैं। सीजीएस मतलब कि लेंथ को मैं सेंटीमीटर में मेजर करूं, जी मतलब मैं ग्राम में मास मेजर करूं, और टाइम में मेजर करूं सेकंड में। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करूं अगर, तो मुझे सेंटीमीटर में अगर कोई वैल्यू मिलती है तो फिर मास के लिए मैं यूज करूंगा ग्राम, और टाइम के लिए करूंगा सेकंड। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन की वैल्यू अगर मैं चेंज करूं, न्यूटन मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे फार्मूला इसका चेंज करके मैं चेंज करने जाऊंगा, तो यहाँ पे मास, एक्सेलरेशन, टाइम सब आ जाएगा मेरे पास। मास आ जाएगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मीटर मतलब लेंथ, मास और टाइम तीनों चीजें आ जाएगी। तो अब उन टाइम को मैंने, लेंथ को मैंने सब में किसके में लिया, न्यूटन अगर बनाना है तो मैंने इन सबको मीटर, किलोग्राम और सेकंड, टाइम को सेकंड में लिया, तो वहीं उसको कन्वर्ट करके मैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लूँ, तब क्या डिफरेंस आएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो समझ लें। ठीक है, और दूसरा, पहला सिस्टम पता चल गया, दूसरा सिस्टम है एफपीएस। तो ये एफपीएस क्या कहता है, लेंथ को मैं मेजर करूं फुट में, पाउंड में मेजर करूं मास को, और टाइम को मैं मेजर करूं सेकंड्स में। ठीक, और तीसरी और लास्ट कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करने वाली है, यूज होने वाली, वो है एमकेएस सिस्टम। लेंथ को मैं मेजर करूं मीटर में, टाइम को, सॉरी मास को मैं करूं केजी, किलोग्राम में, और टाइम को करूं सेकंड में। ठीक है, इस तरह के सिस्टम्स बनाए गए हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए और करना पड़ेगा, ताकि यूनिट्स में दिक्कत ना जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर, ग्राम या सेकंड यूज करो एक बार में, या तो फुट, पाउंड और सेकंड यूज करो, या तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज करो। ठीक है, अब बात कुछ आगे बढ़ाते हैं कि ये तीन तीन सिस्टम है भाई, तीन तीन सिस्टम क्यों करें हम, कैसे करें। तो ये तो एक बात होगी कि हाँ इनका यूज कर सकते हो आप, लेकिन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ने, इंटरनेशनली कोई संस्था बैठी उसने बताया भाई कि इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल हम जो बता रहे हैं उसका यूनिट का इस्तेमाल करो फंडामेंटल यूनिट्स के लिए, और आप आगे बढ़ो, काम करो आपका। ठीक, तो फंडामेंटल्स यूनिट मेरे पास 7 है, तो 7 फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट क्या क्या, पहले वो लिख लेता हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
और लास्ट वाली है 7th यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, एल आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो उन्होंने कहा ये फंडामेंटल यूनिट है 7 भाई, तो आप इनकी यूनिट्स जो है वो क्या लिखोगे वो बता देता हूँ। इनकी यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से क्या लिखनी है, मास को आप केजी में ही मेजर करोगे हमेशा, लेंथ को आप मीटर में ही करोगे, टाइम को आप सेकंड में ही करोगे, टेम्परेचर को आप केल्विन में करोगे, करंट को एम्पियर में करोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में ही करोगे, और फाइनल लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में ही करोगे। ठीक, ये कह रहा है कि भाई आपको जब भी मेजरमेंट करना हो, कोई मेजर किया आपने किसी चीज को, जैसे मैंने कहा 1 किलोमीटर की लेंथ मैंने मेजर कर ली, अब इसको मुझे मीटर में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, हमेशा आपको मीटर में लिखना है। अब मैंने कहा भाई कि मैंने 5 किलोग्राम कर ली, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के हिसाब से तो मेरे को किलोग्राम में ही मेजर करना है इसको, मास को। तीसरी टाइम को मुझे हमेशा सेकंड में करना है, तो मैंने मिनट में लिख दी, तो भैया नहीं सेकंड में लिखो, 60 सेकंड में लिख लो। ठीक है, इस हिसाब से चलना है। मतलब कि जब भी आप इस फंडामेंटल यूनिट्स का मेजरमेंट करोगे तो उनकी यूनिट्स में आपको ये सारी यूनिट्स लिखनी होगी। ठीक है, ये सिंपल है, इस तरह से बताएगा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट समझ में आ गई होगी। 7 है मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में लेते हैं क्या, कोई पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के करीब, जो भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल प्रेजेंट हो किसी चीज के अंदर, ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम में जितने पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के अगर इक्वल होंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा, 1 मोल ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इतने पार्टिकल 6.023 × 10⁻19 या 23 करीब कुछ है, तो ये सारे मोल्स कहलाएंगे। ठीक, 1 मोल्स की वैल्यू पता चल गई, जो कि होती है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, जब उतने पार्टिकल्स के इक्वल। ठीक, उतने पार्टिकल किसी चीज में प्रेजेंट हो तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। 2 मोल मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि नहीं दिख रही, नई नई चीजें बता रहा हूं। करंट तो आपको पता ही है एम्पियर में होता है, करंट आई से डिनोट किया जाता है, एमीटर में मेजर किया जाता है, एमीटर में इसको करंट को एमीटर से मेजर किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर में यूज किया जाता है, सिंबल होता है ए। ठीक, इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, पिछली बार भी पढ़ा होगा। टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में मेजर करोगे। ठीक है, आप डिग्री सेल्सियस में करते हो, फ़ारेनहाइट में करते हो, अलग अलग जगह अलग अलग होता है, लेकिन साइंटिफिकली आप उसको हमेशा केल्विन में मेजर करोगे। ठीक, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कुछ नया सा दिख रहा है, क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? एल आई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है मेरे पास कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू CD, कैंडला यूनिट है मेरे पास कैंडला। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? लूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, लूमेन पर स्टेरेडियन मतलब लूमेन क्या है? ये लूमिनस फ्लक्स है, कोई बल्ब में निकल रही किरणें, मतलब लाइट रेस अगर निकलती है, छोटी छोटी लाइट रेस, वो टोटल नंबर ऑफ लाइट रेस क्या होगी? इसका लूमिनस फ्लक्स। ठीक है, लूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्टेरेडियन आपने पढ़ा है, लूमिनस फ्लक्स। ठीक है, लूमिनस फ्लक्स पता चल गया आपको, और डिवाइडेड बाय स्टेरेडियन क्या था मेरे पास? डी है, एरिया जो फॉर्म्ड कर रहा है एंगल ओमेगा से, और आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेरेडियन लूमेन फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्टेरेडियन क्या हो जाएगा मेरे पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि यूज की जाएगी आगे चल के, काफी ज्यादा यूज होगा इसका। तो सिंपल फार्मूला बताया मैंने सिर्फ ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए, बाकी आप आगे पढ़ोगे जब आप ज्यादा जानोगे। ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अच्छा बनता है तो मैं देख के आपको बिल्कुल कराऊंगा। यूनिट्स हो गई कंप्लीट यहाँ पे इसकी। आगे करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ। भाई मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कितनी कम से कम लेंथ को मेजर कर सकता हूँ मैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ, उसके बारे में मुझे पढ़ना है आगे। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ अगर मैं देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ स्केल से करता हूँ। ठीक, स्केल से करता हूँ मैं जनरली, अभी तक मैंने जो देखा। अब स्केल क्या है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है मेरे पास एक स्केल, और उसके भी पार्ट्स हैं, एक सेंटीमीटर
कि जैसे मैं मैग्नीफाई करूँ उसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। ये 10 ऐसी लाइनें बनी रहती है 1 से 2 के बीच में, जैसे ये 10 लाइनें बनी, तो ये छोटी छोटी लाइनें मिलीमीटर को शो करती है ठीक है। तो मतलब मेरे स्केल से मैं मिनिमम वैल्यू किसकी मेजर कर सकता हूँ, मिलीमीटर की। 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता हूँ परफेक्टली में, कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर देखी तो 1 मिलीमीटर लेंथ मेजर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि इससे भी कम मेजरमेंट कर सकती है। जैसे कि पहली है मेरे पास, यूज किया एग्जांपल करा मैंने वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया मैंने, तो वर्नियर कैलिपर्स जो है 10⁻⁻4 मीटर तक मेजर कर सकता है। 10⁻⁻4 मीटर तक मेजर कर सकता, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 3 4 इतना मेजरमेंट कर सकता है, जैसे 0.0001 लगभग इतना मेजरमेंट कर सकता वर्नियर कैलिपर्स मीटर में, ठीक है, इतना मीटर। अब इसकी छोटी क्वांटिटी ले लो, सेंटीमीटर ले लो, फिर उसके बाद मिलीमीटर ले लो, तो पता चल जाएगा कितना मेजरमेंट ये कर सकता है। जैसे इसे चेंज करके देखूंगा 0.1 शायद मिलीमीटर के करीब आंसर आएगा, ठीक। अब ये मतलब कर सकता है मेजरमेंट, ये 1 मिलीमीटर के करीब कितना आंसर आ रहा है मेजरमेंट कर सकता 10⁴ तक का। अब दूसरी चीज आती है मेरे पास और एक्यूरेट, मतलब और कम मेजरमेंट करने वाली, जो कि है स्क्रू गेज। ये वर्नियर कैलिपर्स था, स्क्रू गेज जो है मेरे पास 10⁻⁻5 मीटर तक की लेंथ मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई लीस्ट, मतलब बहुत कम मेजरमेंट की बात, की लेंथ में कितनी कम मेजरमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं कम से कम यूनिट्स मेजरमेंट कर सकता हूँ लेंथ के लिए, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, और भी चीजें हैं जो कि आगे पढ़ेंगे हम। अब इतनी सी पता चल गया कि भाई मैं मेजर कर सकता हूँ एक पॉइंट, पेन का पॉइंट, पेन की लेप मेजर करना हो मुझे, उसके रेडियस मेजर करना हो या डायमीटर मेजर करना हो, तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का यूज कर सकता हूँ क्या मैं। ऐसे भी सवाल है कुछ, तो आगे पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे इनके बारे में। ऐसे तो हम एटॉमिक मास कैसे, एटॉमिक साइज कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरह से मेजर किया होगा, ये भी चीजें हैं, ये भी सवाल है। तो आगे चल के धीरे धीरे इस मेजरमेंट के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। अब यहाँ तो होगी बहुत कम मेजरमेंट की, बहुत कम मेजरमेंट मतलब बहुत कम लेंथ के मेजरमेंट की। अब बात है कुल मिला के ज्यादा लेंथ के मेजरमेंट कब जब करना हो तो अब मैं क्या करूंगा। वैसे तो मैं मीटर किलोमीटर का इस्तेमाल कर ही रहा था, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मेजरमेंट करना हो, बहुत ज्यादा दूर का मेजरमेंट करना हो, जैसे अर्थ से सन की दूरी मेजर करना हो, तो क्या करूंगा भाई। अर्थ से सन की दूरी मेजर करने के लिए अब मेरे पास क्या है, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें पैरेलैक्स मेथड का। पैरेलैक्स मेथड का जिसमें यूज होगा प्लेन एंगल, और जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम क्या यूज करके बहुत ज्यादा डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक मेथड, सिर्फ एक सिंपल मेथड के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थ से सन की दूरी कितनी होगी, या अर्थ या सन का डायमीटर कितना हो सकता है, या अर्थ का डायमीटर कितना होगा, या अर्थ से मून की दूरी कितनी होगी। इस तरह से इतने ज्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपडेट आएंगे। थैंक यू।